बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 167 और हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारे मोमेंट्स का ही सप्लीमेंट्री रीडर का ही चैप्टर 6, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा। अच्छा, ये एक्चुअली जो चैप्टर है ये एक इंडियन द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। द राइटर इज हर्ष मंदर। सो हर्ष मंदर जो कि राइटर हैं इसके, वो IAS भी रह चुके हैं, ठीक है। सो उन्होंने लिखा है। और ये जो स्टोरी है हमारे इंडिया में ही, जो उड़ीसा है, वहाँ पे एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, मतलब जो हवा है, हवा का एकदम, वो कहते हैं ना, सबसे भयानक रूप, जिसमें जो घर हैं वो घर एकदम ताश के पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, फुल नुकसान हो जाता है, घर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, ठीक है। बहुत एक बुरा भयंकर रूप तूफान का साइक्लोन बोलते हैं। ये साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में, और उसमें हजारों लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा गांव उजड़ गए थे। प्रशांत नाम का एक जवान लड़का, वो 2 दिनों तक एक जगह फंस गया था, एक घर की छत पे फंसा हुआ था। तीसरे दिन वो, मतलब एक गांव गया था, किसी गांव गया था अपने किसी दोस्त से मिलने, और वो वहीं फंस गया इस तूफान की वजह से। और मतलब अब इतने भारी तूफान में 3 दिन ये तूफान चला, उस तूफान में उसको अपने घर जाना था, तो वो तीसरे दिन अपने घर के लिए निकला। अब उसके मन में था कि मेरी फैमिली जिंदा होगी, तो उसकी फैमिली जिंदा है कि मर गई। तो तीसरे दिन वो विलेज के लिए निकलता है, तो क्या उसे अपनी फैमिली मिली होगी, ठीक है। अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। एर्सामा एक उसी जगह का नाम है जहाँ पे वो इतना खतरनाक स्टॉर्म या खतरनाक ये साइक्लोन आया था। ये है पेज नंबर 37 आपके मोमेंट्स में। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. ये जो दिन बताया जा रहा है 27 अक्टूबर 1999, तकरीबन अपनी माँ की मौत के 7 साल बाद, मतलब बताया जा रहा है कि प्रशांत की माँ नहीं है। इस लाइन में ये क्या बताना चाह रहे हैं कि उसकी माँ नहीं है। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एर्सामा, मतलब ओडिशा, कोस्टल ओडिशा। ओडिशा कहाँ पे है? तट मतलब समुद्र इलाका है। छोटा सा एक शहर है एर्सामा। वहाँ गया हुआ था प्रशांत अपने एक दोस्त से मिलने। ये जो जगह थी एर्सामा, वो उसके गांव से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे थी। 18 किलोमीटर मतलब आप समझो 20-25 मिनट, आधे घंटे की दूरी समझ लो ना। आधे घंटे की दूरी मतलब 18 किलोमीटर्स की दूरी पे थी ये एर्सामा नाम की जगह। क्यों गया था? वो एक दिन अपने फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड रहता था वहाँ एर्सामा में, तो वो उसके साथ एक पूरा दिन गुजारने गया था कि मैं पूरा एक दिन अपने फ्रेंड के यहाँ रुक के आता हूँ। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. Wind beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. अब क्या हुआ? शाम को, मतलब पूरा दिन वो गुजारने गया था, तो जैसे ही शाम हुई तो शाम को एक बहुत ही काला और नुकसान करने वाला स्टॉर्म मतलब आंधी चली, एकदम काली और एकदम नुकसान करने वाली आंधी चली। और जो हवाएं थी, हवाएं जोर जोर से हाउसेस को टक्कर मार रही थी। हवाएं जोर जोर से घरों को टक्कर मार रही थी, गुस्से में टक्कर मार रही थी। प्रशांत ने ऐसा कभी नहीं देखा था। प्रशांत ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था।
हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। इतना भारी और इतना खतरनाक बारिश ने, इतनी भारी और खतरनाक बारिश ने उस डार्कनेस थी, वो जो अंधेरा था, उसको पूरा भर दिया था। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। जो पुराने ट्रीज थे वो एकदम उखड़ आए थे, जो पुराने पुराने बड़े बड़े ट्रीज थे वो उखड़ आए थे और अर्थ पे गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। चीखों की, चिल्लाहटों की आवाजें थी हवाओं में चारों तरफ। लोग और घर ऐसे जैसे बह रहे थे। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और जो वो पानी था, वो पानी उसके फ्रेंड के घर तक आ गया था और एकदम गले तक आ गया था। मतलब घर में खड़ा है कोई और उसके गले तक पानी था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। उसका जो घर था, मतलब उसके दोस्त का घर था, वो ईंटों पत्थरों का बना हुआ था और मतलब वो उस स्टॉर्म के आगे खड़ा था। मतलब उस टाइम हवा की स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो कितनी स्पीड होगी हवा की। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। पर जो इसके जो घर वाले थे वो एकदम डर गए। क्यों? क्योंकि जो इतने बड़े बड़े पेड़ जो उखड़ रहे थे वो उनके घरों पे आके गिरे और इतने मतलब भारी पेड़ थे, तो वो इतने भारी पेड़ उनके घरों पे आके गिरे आधी रात को। तो इससे उनके घरों की दीवारें और छतें टूट रही थी। मतलब भले उसके जो दोस्त है उसका घर पक्का बना हुआ था, पर इतना भारी भारी पेड़ और भारी भारी ट्रीज उसके घर की छतों पे, दीवारों पे गिरे तो एकदम तिराड़ें पड़ रही थी वैसा। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds has reduced somewhat by the next morning. ये जो डिस्ट्रक्शन था, ये जो भयानक डिस्ट्रक्शन था, जो साइक्लोन की वजह से आया था, और जो ओशियन था, मतलब साइक्लोन चक्रवात था और उसकी वजह से, उस हवा की वजह से जो ओशियन था, जो सागर था, वो भी मतलब वो भी उछल रहा था। मतलब दोनों साथ में हो गया। आप वैसा समझो, साइक्लोन और मतलब पानी से भी नुकसान हो रहा है, हवा से भी नुकसान हो रहा है। 36 आवर्स तक ऐसा चला। फिर दूसरे दिन सुबह को ये विंड की स्पीड थोड़ी सी कम हुई। टू एस्केप द वाटर राइसिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ। क्योंकि पानी घरों में गले तक भर गया था, तो प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली अपने घर की छत पे जाके बैठ गई। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत कह रहा है कि मैं ये जो शॉक, ये जो भयानक चक्रवात था, इसने जो मेरे को शॉक दिया, और जब सुबह हुई, सुबह मैंने ये जो इसका नुकसान देखा, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. घर की छत से उसे सब कुछ ब्राउन ब्राउन दिख रहा था। Only fractured cement houses still stood in few places. कुछ जो घर सीमेंट के बने हुए थे वो भी टूटे हुए वही दिख रहे थे। Blotted animal carcasses and human corpse floated in every direction. उसकी छत पर से मरे हुए जानवरों के शरीर, मरे हुए इंसानों के शरीर सब तैर रहे थे। मतलब ये कह रहा है, मैं ऐसा दृश्य, ऐसा शॉकिंग दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उसके घर की छत से मुझे सिर्फ लाशें ही लाशों का ढेर दिख रहा था।
और सब कुछ ब्राउन ब्राउन था, पानी एकदम ब्राउन हो गया था। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, इतने बड़े बड़े मतलब ट्रीज जो हिल ना सके वो टूट के गिर गए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. कह रहा है मेरे दोस्त के छत पे 2 बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज गिरे थे, इतने बड़े लंबे कोकोनट के ट्रीज मेरे दोस्त के छत पे गिरे थे। तो वो फैमिली 3 दिन तक उसी छत पे थी और ये एक तरह से उन पे एक भगवान ने एक आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो जो कोकोनट था तो 3 दिन वो लोग वही कोकोनट पी के जिंदा थे। मतलब वो जो पूरे 2 कोकोनट के ट्रीज गिरे थे, पूरी फैमिली उन कोकोनट्स पे ही जिंदा रही 3 दिन। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the roof too. बोले प्रशांत अगले 2 दिनों तक उसके फ्रेंड की फैमिली के साथ उसी की छत पे था। They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant tears. वो एकदम ठिठुर रहे थे ठंड में, रेन भी पड़ रही थी और उस बरसात की वजह से प्रशांत के आंखों के आंसू भी नहीं दिख रहे थे। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? उसके मन में खाली घड़ी घड़ी यही ख्याल आ रहा था कि क्या मेरी फैमिली जिंदा होगी इस साइक्लोन में। मतलब क्योंकि वो गांव में उसका घर कितनी दूरी पे था, हमने आगे पढ़ा 18 किलोमीटर्स की दूरी पे था। तो क्योंकि वो फंस गया था उस तूफान में, तो वो अपनी फैमिली के पास भी नहीं था। तो उसके मन में घड़ी घड़ी यही विचार आ रहा था कि क्या मेरी फैमिली जिंदा होगी, क्या वो फिर से अनाथ हो जाएगा, क्योंकि उसकी मदर भी 7 साल पहले मर चुकी थी। तो उसको लग रहा था मेरी पूरी फैमिली का क्या हुआ होगा, क्या मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। और वो रो रहा था उस बरसात में, बरसात गिर रही थी, उसके आंसू तक नहीं दिख रहे थे। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. अब 2 दिन हो गए उनको वहीं छत पे खड़े खड़े। प्रशांत को वो 2 दिन 2 सालों जैसे लगे। आखिर बरसात बंद हुई और जो बरसात का पानी है वो धीरे धीरे उतरने लगा। अब प्रशांत ने मन बना लिया था कि अब वो और देरी नहीं करेगा और जाके अपनी फैमिली को ढूंढेगा। पर अभी भी सिचुएशन डेंजरस थी और उसके फ्रेंड की फैमिली ने रिक्वेस्ट की प्रशांत से, तू यहीं रुक जा, जाना तेरे लिए खतरा होगा। पर प्रशांत को घड़ी घड़ी अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी और उसने अपने फ्रेंड की फैमिली को बोला, नहीं मैं जाऊंगा। उसने हाथ में एक लंबा भारी डंडा उठाया और उसको कहाँ जाना था, 18 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाना था। पूरा जो पानी था उसको क्रॉस करके, क्योंकि पूरी ओशियन का पानी पूरा उमड़ आया था, बरसात की वजह से पानी था। अब ये 18 किलोमीटर जाना उसकी जिंदगी की ऐसी जर्नी थी कि वो कभी भूलेगा नहीं। उसको घड़ी घड़ी अपनी स्टिक चलानी पड़ रही थी। पहले स्टिक चला रहा था, पहले डंडी चला रहा था कि रोड तो है ना नीचे, उसे वही डर था क्योंकि पानी में चल रहा था वो। उसको वो डंडी चला चला के वो देख रहा था कि पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गहरा हो तो वो खुद डूब जाएगा। ठीक है, सो वो पानी की गहराई को नापने के लिए जोर जोर से डंडा चला रहा था। कई जगह पे तो वो एकदम कमर तक था पानी, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। कई बारी तो वो रोड भटक गया, कई बारी उसे स्विमिंग करनी पड़ी। कुछ डिस्टेंस के बाद उसको आगे जाके अपने अंकल के 2 दोस्त मिले। मतलब उसको थोड़ी शांति हुई, आगे जाके अंकल के 2 दोस्त मिले। वो भी गांव में ही जा रहे थे, जो प्रशांत का गांव था वहीं जा रहे थे।
और उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में चल रहे हैं, प्रशांत और वो अंकल के दो दोस्तों ने। As they waded through the waters, जैसे जैसे वो लोग उस पानी को काट काट के आगे बढ़ रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more macabre, तो जो वो उन्होंने दृश्य देखा वो और भयानक होता जा रहा था। They had to push away many human bodies, man, woman, children and carcasses of dogs, goat, cattle that current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे आगे बढ़े और भयानक दृश्य देखने मिले, मरे हुए मतलब आदमी, मरी हुई लाशों के ढेरों से वो गुजर रहे थे, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से वो उनके पास ही आ रही थी। आदमियों की, औरतों की, बच्चों की लाशें उनके पास ही आ रही थी और वो उन लाशों को हटाते हटाते आगे बढ़े। उनको गोट, शीप, डॉग, ठीक है, ऐसे सारे जानवरों के मरे हुए, करकास मतलब उनके कंकालों से होते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। In every village that they passed, they could barely see a house standing. वो 18 किलोमीटर में पता नहीं कितने गांव देखे उसमें उन्होंने, तो गांव में उन्होंने कोई ऐसा विलेज नहीं देखा जिसमें उनको कोई घर खड़ा हुआ दिखा हो, ठीक है, कोई घर उन्हें खड़ा हुआ तक नहीं दिखा, क्योंकि सारे घर गांव में ऐसे ही बने हुए होते हैं, कच्चे घर होते हैं, एक भी घर खड़ा हुआ दिखाई नहीं। Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. प्रशांत अब अपना रोना रोक नहीं पाया, वो जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा। उसको लगा कि मेरी फैमिली तो इस भयानक चीज से मतलब वो जिंदा रही नहीं होगी। जैसे वो सब देख रहा था, लाशें देख रहा था, इंसानों की, जानवरों की, घर देख रहा था मिट्टी में मिल गए थे, उसे लगा मेरी फैमिली तो कहाँ से जिंदा होगी। मतलब अब उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं घर पहुंचूंगा तो कोई जिंदा होगा या मेरा घर भी वहीं होगा, कि मेरा घर भी डूब गया होगा, उसको वो हो रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। आखिर प्रशांत कहाँ पहुंचा? अपने विलेज में पहुंच गया। उसके विलेज का नाम क्या था? प्रशांत के विलेज का नाम था कालीकूड़ा। प्रशांत अपने कालीकूड़ा विलेज में पहुंचा और उसका दिल एकदम ठंडा हो गया। जहां उनका घर हुआ करता था वहां सिर्फ अब उसकी छत खड़ी थी, सिर्फ छत खड़ी थी, पूरा घर ढह गया था और उनके जो चीजें थी वो तो जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनमें उलझी हुई थी। अब उसने मतलब घर तो था ही नहीं, मतलब घर पूरा उजड़ गया था उसका, उस तूफान में उसका पूरा घर उजड़ गया। अब उसने सोचा कि मैं मेरी फैमिली को देखने जाऊं शेल्टर होम में। वहाँ एक रेड क्रॉस शेल्टर होम था, मतलब आश्रय, लोग वहाँ आश्रय लेते थे। उसने सोचा मैं रेड क्रॉस शेल्टर होम में मेरी फैमिली को देखने, क्योंकि जहाँ घर था वहाँ तो घर था ही नहीं, अब तूफान की वजह से उसका पूरा घर भी उजड़ गया था। तो उसने सोचा मैं मेरी पूरी फैमिली रेड क्रॉस शेल्टर होम में देखने जाऊं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. तो जब वो उस शेल्टर होम में गया, वो जो शेल्टर होम मतलब वो लोगों को आसरा देने के लिए सरकारी कुछ राहत घर होते हैं, कभी कुछ ऐसी प्राकृतिक विपदा आ जाए तो आप वहाँ जाके शरण ले सकते हो। सबसे पहले उसने अपनी नानी देखी। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब सबसे पहले नानी देखी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given him up for dead. उसकी नानी एकदम भूखी थी और वो एकदम उसके पास आई, उसने अपनी बाहें फैलाई प्रशांत की तरफ।
बिल्कुल रो रही थी और उसको लगा कि ये तो मिरेकल है। मिरेकल मतलब ये तो चमत्कार है, क्योंकि नानी के घर वालों को लगा था कि प्रशांत तो मर गया होगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group, his brother and sister, his uncles, and they all seemed to be there. आखिर मतलब ये बात उस पूरे जो सेंटर था, रेड क्रॉस शेल्टर था, वहाँ फैली कि भाई प्रशांत आया है। तो उसके जो और भी फैमिली थी, जो उसके मामा मामी और उसके जो कजिन भाई बहन है, उसके खुद के भाई बहन, वो सारे वहाँ आ गए उसके आजू बाजू, क्योंकि उन सबको लगा कि वो मर गया होगा। और जब सब उसको दिखे तो उसको एकदम शांति हुई प्रशांत को। ठीक है, मतलब प्रशांत भी सही सलामत था, उसके घर वाले भी सही सलामत थे, पर इस स्टॉर्म की वजह से प्रशांत के जो नानी का घर था वो उजड़ गया था। स्टोरी में आपने पहले ही देखा है कि प्रशांत की माँ 7 साल पहले ऑलरेडी गुजर चुकी थी। ये है पेज 39। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। आप यहाँ पेज 39 तक की स्टोरी पढ़ लेना। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जस्ट रीड इट एंड जस्ट राइट इट टू मी कि मैम आई हैव रेड द स्टोरी। सिर्फ इतना लिखना है, आई रेड द स्टोरी। ठीक है, चलें, थैंक यू।